हेलो आदाब, खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हां, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। कोरोना दौर में हमें खुशी और खुशी खुशी आगे बढ़ना है, इसीलिए बगैर किसी तनाव के। कोरोना दौर में मौसीकी और दुआओं ने तनाव को कम करने में अहम रोल निभाया है। ना सिर्फ रोल निभाया, बल्कि नगमों ने मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़े रहने का एहसास भी दिलाया है। और जब ये नगमे दुआइयां हो तो रूह को भी सुकून पहुंचाने का काम करती हैं। ऐसी एक दुआ सा मापा म्यूजिक एकेडमी के बैनर तले संतूर नवाज पंडित भजन सोपुरी ने कोरोना की सूरत हाल पर तैयार की है। इस दुआ के म्यूजिक कंपोजर हैं अभय रुस्तम सोपुरी, जिसमें मशहूर सूफी सिंगर कैलाश खेर और मंजरी भी शामिल हैं। इसके अलावा जैसा कि कोरोना से हमारा मुल्क लड़ रहा है, हालांकि केसेस अभी कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यूज़ 18 उर्दू तमाम नाज़रीन से अपील कर रहा है कि आप तमाम SOPs पर अमल पैरा हों। और जैसा कि हम जानते हैं कि थर्ड वेव बच्चों पर ज़्यादा असर करेगी, यानी बच्चे ज्यादा मुतासिर होंगे। इस हवाले से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस हवाले से पहले ही तशवीश का इजहार किया गया है। तो ऐसे में बच्चों को उनके पेरेंट्स, उनके अहले खाना कैसे बचाएं और कैसे उनकी देखभाल करें, यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और नगमे तो खैर रूह को सुकून पहुंचाते ही हैं। संतूर नवाज की जैसे कि हमने बात की कुछ देर पहले, तो दोनों मसलों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे दरमियान खास मेहमान होंगे जिनका तारुफ करा दें। हमारे दरमियान मौजूद हैं अभय रुस्तम सोपुरी साहब, जो कि आज के चलती रहेगी जिंदगी में मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। इनका तारुफ तफसील के साथ अपने नाज़रीन को मैं कराना चाहूंगी, क्योंकि संतूर प्लेयर तो हैं ही, साथ ही साथ म्यूजिक कंपोजर भी आप हैं और टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं और कई अवार्ड से भी अभय साहब को नवाजा जा चुका है। और उनके वालिद साहब की अगर बात करें तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि संतूर साज हैं, काफ़ी मशहूर और मारूफ हैं। और साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर साहब जिनका तारुफ में करा दूं, डॉक्टर रमेश चंद बैरवा साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट के। और बच्चों पर चूंकि तीसरी लहर असरअंदाज होगी, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंटल केयर बच्चों का कैसा होना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में माँ बाप ही उनके केयर होते हैं। तो तीसरी लहर की मुनासिबत से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, वालिदैन को, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ कोविड की गाइडलाइंस के हवाले से, जैसा कि जो दवाएं थी उसको लेकर भी नई नई गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, जिस पर शक व शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है कि पहले तो ये दवाएं कही जा रही थी कि इसे इस्तेमाल में लाया जाए जो कोविड की ट्रीटमेंट के लिए बेहतर है, लेकिन धीरे धीरे वो बदलती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभय रुस्तम सोपुरी साहब आपके पास आएंगे और उस नगमे की मैं बात कर लूँ, उस दुआ की बात कर लूँ, यहाँ पर बताना बेहद ज़रूरी है, जो कि अभी चंद दिनों पहले ही रिलीज़ किया गया है, मंजर आम पर लाया गया है, और जिसमें कैलाश खेर जो कि सूफी सिंगर हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले नाजरीन को ये दुआया नगमे की तरफ ले चलते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि दरअसल ये नगमा किस बात पर, किस मौजू पर मुनहसिर है। फिर उसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को, अभी इसके पीछे की कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मंजर आम पर लाने की चाहत क्या थी, हमारे दरमियान मौजूद हैं। जैसा कि पहले ही हमने उनका तारुफ कराया, अभय रुस्तम सोपुरी साहब। सोपुरी साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोविड के इस दौर में इतना खूबसूरत नगमा दुआ जो कि दिल को भी छू ले रहा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कब आपको लगा कि ये ऐसी दुआ हमें कंपोज करनी है और उसे लोगों के सामने लेकर जाना है, मंजर आम पर लाना है? जी सना जी, पहले तो आज मुझे दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा माहौल अभी पूरे हमारे देश में छाया है कि जहाँ पे फैमिलीज़ पूरा, जैसे आप कहें कि डेविस्टेट हो गई हैं सेकेंड वेव के चलते। वो चाहे कोई ट्रेजेडी हुई हो इमीडिएट फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, यानी हर आदमी, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिनको जानता है आज जो हमने खोए हैं। इसी बीच में हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे कंट्री के, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे जिनको हमने खोया है।
और कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि इस पूरे माहौल का एक बहुत एक साइकोलॉजिकल अब एक डिप्रेसिंग फैक्टर है जो हमें इस कंट्री में झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। तो एक थॉट था कि म्यूज़िक थेरेपी को लेके कुछ किया जाए, लेकिन पापा का ये कहना था कि सबसे पहले एक दुआ से शुरू करते हैं, ऊपर वाले से ये मांगते हैं कि सही में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं हमारे नेचर को लेके, हमारी पर्सनल ज़िंदगी में ही सही, हमें सब ह्यूमैनिटी को माफ़ करे और इस जो महामारी चल रही है अब उसे ख़त्म करे। मतलब अब देखा नहीं जाता हमारी कंट्री में, अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग नहीं, लेकिन हमारी कंट्री से बहुत झेल रही है। तो बस बहुत हो गया, अब अपनी ब्लेसिंग्स इस कंट्री पे डालें और इसे ठीक करें। तो ये पिछले महीने की ही बात है, मिड ऑफ मई में जब एकदम पीक पे चला गया था पूरा कोविड नंबर्स, तो उस टाइम पे पापा का ये थॉट आया मेरे फादर साहब का कि एक दुआ बनाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा बनने में टाइम लगता है क्योंकि, और मैं उसके लिए खास तौर पे जिनका भी हमें इसमें सपोर्ट मिला है, न्यूज़ 18 का, उर्दू का हमें बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते और लोगों को अवेयरनेस, इस दुआ का दो मकसद हैं, एक तो हम प्रे कर रहे हैं और दूसरा एक अवेयरनेस, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं मास्क गलत पहनते हैं, यानी यहाँ तक मास्क पहनेंगे नाक खुली है, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। तो हमें एजुकेट करना है, अभी भी करना है। वैक्सीन सबको लेनी है, लेकिन वैक्सीन का मतलब नहीं है कि ठीक हो गया मामला। तो ये सारी चीज़ों को लेके ये दुआ एक एफर्ट हमारी तरफ से है। जी, बहुत खूबसूरत दुआ है। हमारे दरमियान डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमेश चंद बैरवा साहब, जैसा कि पहले ही हमने कहा कि शुरुआत में कि बच्चों पर तीसरी लहर को लेकर लोगों में तशवीश है। अब वालिदैन और पेरेंट्स उनका चाहते हैं कि तीसरी लहर की जो बातें कही गई हैं, तो हमें किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का बच्चों को लेकर ध्यान देना होगा? नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 18 का, सना जी आपका, जो इतनी अच्छी पहल आप लोगों ने स्टार्ट की है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जैसा कि सोशल मीडिया में चल रहा है थर्ड वेव के बारे में, क्योंकि अभी जो पूरा देश है वो सेकेंड वेव से ऑलरेडी ग्रसित है और जूझ रहा है, और अभी तक जो है लास्ट 15 से 20 दिन में जो केसेस हैं कम होने लगे हैं, रिकवरी आने लगी है, तो वो एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और आगे जो माना जा रहा है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि थर्ड वेव का भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब भी कोई पेंडेमिक होती है वो एक गुच्छे में आती है, एक वेव आती है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और फिर थर्ड वेव, जो कि पहले इतिहास में पहले भी ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसा पाया गया है। तो जब शुरुआत में जो फर्स्ट वेव आई थी, तो उस वेव में ज्यादातर जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे वो थे या तो 60 साल से ऊपर वाले और साथ में जिनके कोमॉर्बिडिटी हो, मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, शुगर की दिक्कत, या कोई किडनी की प्रॉब्लम, लंबी लीवर की डिजीज चल रही है, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे जो पेशेंट थे वो ज्यादा इन्वॉल्व थे फर्स्ट वेव में। उसके बाद जो सेकेंड वेव आई है, जो हम मार्च और अप्रैल से जो जूझ रहे हैं और पूरा देश है, आप भी देख रहे होंगे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस वेव में ज्यादातर जो एज ग्रुप है वो 30 to 45 ईयर वाले एज ग्रुप वो ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है, 30 to 45 वाले एज ग्रुप, और उसमें भी ऐसे व्यक्ति जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी, कोई बीमारी नहीं थी उनमें, उसके बावजूद उनको कोविड ने अपनी चपेट में लिया जी। तो अब जो सरकार ने पहले वैक्सीनेशन का जो मुहिम चलाई थी, उसमें ज्यादातर 60 और उसके बाद 45 साल से ऊपर वाले एज ग्रुप के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और अभी पिछले 1 महीने से अपने 18 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उनमें भी वैक्सीनेशन की मुहिम स्टार्ट कर दी है जी। तो अब ये साइंटिस्ट का मानना है कि जो अगली थर्ड वेव आएगी उसमें जो बचे हुए जो लोग हैं उनमें ज्यादातर बच्चे वाला एज ग्रुप बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो
इसलिए माना जा रहा है कि जो तीसरी वेव होगी उसमें हो सकता है कि बच्चों में जो कोविड के इन्फेक्शन की रेट दर वो ज्यादा रहे। बिल्कुल, अब लोगों के अंदर, माँ बाप के अंदर, वालिदैन के अंदर कोविड का इन्फेक्शन जब बच्चों को होता है जी, माँ बाप और वालिदैन ये चाहते हैं कि हमें वक्त से पहले ही पता चल पाए कि हम अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें। एक डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे उन वालिदैन को, पेरेंट्स को आप? हाँ जी, देखिए पहली बात तो जब भी अगर कोई भी कोविड में बचाव के 3 तरीके ही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन। इन 3 ही चीजों का ध्यान रखना है। परिवार में अगर कोई इन्फेक्टेड है, किसी को लग रहा है कि सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार या ऐसी चीज लग रही है, तो ऐसे पर्सन को होम आइसोलेट करना है, उसे परिवार के दूसरे सदस्यों से दूर रखना है और बच्चों को उनके कांटेक्ट से बचा के रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, आंखों का लाल होना, शरीर पे दाने होना, डायरिया, वॉमिटिंग या ऐसे जो सिम्टम आ रहे हैं, तो उनको अर्ली डिटेक्ट करके और मेडिकल एक कंसल्टेशन लेना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए कि होम आइसोलेट करना है या बच्चे को एडमिट कराने की जरूरत है। यानी माँ बाप को अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना, अपने बच्चों के साथ वो रह रहे हैं तो इन तमाम बातों पर ध्यान दें कि उनके बच्चे को फीवर तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, इन तमाम चीजों का खास ख्याल रखना होगा। आपके पास लौटेंगे, साथ ही साथ अभय रुस्तम साहब आपसे भी कई सवाल करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि जो ये दुआ है, प्रेयर इसमें की गई है, इसका मकसद ये था, साथ ही अवेयरनेस फैलाना भी मकसद था। इससे पहले भी हमने देखा है कि हर प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस करने की कोशिश की गई है और ये भी इसी कड़ी में आपकी भी कोशिश मानी जा रही है। इसके अलावा हमने देखा कि इस दुआ में मशहूर सूफी सिंगर कैलाश खेर साहब भी दिखाई दिए, तो उनसे कैसे आपका कोलैबोरेशन हुआ वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलती रहेगी जिंदगी में, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। अभय रुस्तम सोपरी साहब, आपसे सवाल लिए, जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपसे पूछा था और पूछना चाहा था कि मकसद तो आपने बता दिया इस दुआ का, लेकिन इस दुआ में नज़र आने वाले लोगों से आपका कांटेक्ट कैसे हुआ, कैसे कोलैबोरेशन हुआ, फिर उसके बाद इस दुआ को मंजर आम पर लाया गया? जिस वक्त ये मैंने कंपोज किया तो सही बात अगर आपसे बताऊं कि सही मायनों में मुझे एक ही आवाज जो ध्यान में आई वो थी कैलाश खेर जी की, क्योंकि वो जो एक दर्द है आवाज में, जो एक बहुत जबरदस्त वॉइस थ्रो है उनका, और मुझे लगा कि ये दुआ इनकम्प्लीट होगी कैलाश जी के वॉइस के बगैर। और मैंने उनसे बात की और उनसे काफी टाइम से तो हम जानते ही हैं एज म्यूजिशियंस और बहुत रिगार्ड है आपस में उनको, पापा का और पापा को उनका, तो वो उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मतलब द मोमेंट मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जरूरी है और हमें करना ही करना है। और 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपना टाइम निकाल के इसको रिकॉर्ड भी कर लिया। और साथ में मंजरी जी जो इसमें हमारे फीमेल सिंगर हैं, वो बहुत वेल नोन सिंगर हैं और साउथ से बिलोंग करती हैं, तो एक वो भी कॉन्सेप्ट था कि हम नॉर्थ साउथ दोनों को कैटर करें, क्योंकि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया दिल्ली की बात नहीं कर रहे। तो वो वहां की एक आवाज को रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत खूबसूरत गाती हैं। तो ये रीजन था इनकी चयन करने का, और इतना ही लिमिट रखना चाह रहे थे। जैसे हमने पहले भी कई सॉन्ग्स बनाए हैं जिसमें देश के बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स, हमारे बॉम्बे के सिंगर्स पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद था मैसेज को क्रॉस करना। उसके लिए जरूरी था कि हम मिनिमिस्टिक वॉइसेस में काम करें, और अगर कैलाश जी गा रहे हैं और साथ में एक फीमेल वॉइस मंजरी जी की आ रही है, तो मुझे लगा कि इसके अलावा जरूरत भी नहीं है कोई।
मैसेज इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल मैसेज इम्पॉर्टेंट था। और नाज़रीन यहाँ पर इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आप लोग जो नगमे या फिर दुआ या नगमे देखते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या होती है वो मालूम नहीं हो पाती है। तो इस दुआ के पीछे की कहानी क्या है ये हम आप तक बता रहे हैं और किसकी ज़बानी, अभय रुस्तम साहब की ज़बानी। रुख कर लेते हैं अपने डॉक्टर साहब का जो कि रमेश चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी क्योंकि हम ये सुनते आए हैं पहले कोविड वेव की बात करें या दूसरे कोविड वेव की बात करें तो कई दवाइयां और कई तरीके इस्तेमाल को लेकर बातें हुई और एक वक्त के बाद कहा गया कि अब ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अगर प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाए। और अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि न्यू कोविड जो गाइडलाइंस हैं उसमें स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, विटामिन की ज़रूरत नहीं है, जिंक की ज़रूरत नहीं है। अब लोग जो है ना कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं कि पहले तो ये कहा जा रहा था अब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? 1.5 साल हो गए तो क्या ये माना जाए कि अभी तक हमें पता ही नहीं चल पाया है कि ट्रीटमेंट क्या है? देखिए बिल्कुल देखिए पहले जो अभी कोविड को लगभग 1.5 साल हो चुका है। इनिशियल फेज में हमें पता ही नहीं था कि ये बीमारी में क्या क्या चीजें हो रही हैं और इसका इलाज क्या होना चाहिए जी। तो अलग अलग देशों में इसके लिए ट्रायल्स दिए गए और उसके साथ से फिर दवाइयां बनाई गई जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, लोपिनाविर, एंटीवायरल ड्रग, आयोरमेक्टिन, बीच में आया प्लाज्मा थेरेपी का भी रोल है। जिन पेशेंट्स को कोविड हो गया है और उसके बाद उसका प्लाज्मा अगर ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी कोविड पेशेंट को तो उसमें रिकवरी के चांसेस हैं। टॉसिलिजुमैब, स्टेरॉइड्स, तो इन सब दवाइयों का ट्रायल लिया गया और बाद में फिर दवाइयों का ट्रायल लेने के बाद उस ग्रुप का एक डाटा कलेक्ट किया जाता है कि इस दवाई को इतने बड़े ग्रुप में हमने दिया और उसके बाद उसका क्या इफेक्ट रहा। तो ये पाया गया कि ज्यादातर जो दवाइयां हैं जिसमें प्लाज्मा थेरेपी, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि उसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है। एंटीवायरल ड्रग्स का भी लिमिटेड रोल है। स्टेरॉइड का जो रोल बताते हैं वो इतना है कि अगर पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी फेज है, उसके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिसमें सीआरपी, इंटरल्यूकिन्स ये सब बढ़े हुए हैं, फीवर नहीं जा रहा है, निमोनिया बढ़े जा रहा है, बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, बीपी कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको स्टेरॉइड स्टार्ट करना चाहिए, वो भी अंडर विजिलेंस, क्योंकि स्टेरॉइड के खुद के भी बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंटीवायरल में रेमडेसिविर का रोल इनिशियल 5 to 10 डेज के अंदर होता है, उसके बाद इसका भी रोल नहीं होता। तो लिमिटेड ट्रीटमेंट है, डिपेंड करता है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि लिमिटेड ट्रीटमेंट है तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई, बाद में क्यों दी गई? अब आवाम के मन में, जनता के मन में सवाल रहता है कि या फिर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है? काला बाजारी भी खूब हुई, जमाखोरी भी खूब हुई। नहीं, बिल्कुल। तो पहले बीमारी पूरी दुनिया के लिए नई थी, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ये ट्रीटमेंट चल रहा है। पूरी दुनिया में जो ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल्स, वो सबके लिए नया था। तो वो ट्रायल दिया जाता है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस दवाई ने कुछ असर किया कि नहीं किया। तो फिर वो आगे आने वाले टाइम में ही पता चल पाता है कि हाँ ये दवाई इस बीमारी के लिए कारगर साबित होगी या नहीं। तो धीरे धीरे जो भी दवाइयां हमने स्टार्ट की थी वो उनका पता चला कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जाते रहे हैं। अभय रुस्तम सोपरी साहब आपके पास आएंगे। कोरोना दौर में जाहिर सी बात है लोग डिप्रेस्ड रहे, परेशान रहे और इस परेशान कुन हालात में लोगों ने मौसीकी का सहारा लिया। एक संतूर नवाज ऐसे दौर में अपनी टेंशन को, अपनी तनाव को कम करने के लिए या कम करने के लिए लोगों क्या सलाह देता है और क्या लगता है कि मौसीकी ऐसे वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है? और एक मौसीकी नगमा निगार या संतूर नवाज का क्या रोल होता है सोसाइटी को लेकर? कितनी अहमियत रखते हैं ये लोग? जी, म्यूजिक का तो बहुत बड़ा रोल है। जी। और म्यूजिक की अगर हम बात करें, वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो एक लिविंग बीइंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस वक्त हमारी प्रॉब्लम एक ऐसी चली है कि उसमें सिर्फ संगीत से बात नहीं बनेगी। संगीत हमारे मानसिक तौर के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा और आपने भी शुरू में कहा कि हमें लीनियंट नहीं होना है। हम लोगों को जो भी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता।
और उसको फॉलो करने के बाद म्यूजिक एक बहुत कोई भी क्रिएटिव आर्ट, लेकिन क्योंकि संगीत में साउंड है और साउंड का एक पूरा इम्पैक्ट है जो ह्यूमन बॉडी पे होता है, जब हम नाद ब्रह्म की बात करते हैं, साउंड थेरेपी की बात करते हैं, तो मैं यही फील करता हूं कि लोग इस दौर में संगीत से जुड़े रहें, क्योंकि वो हमारे इस पूरे साइकोलॉजिकल जो एक फैक्टर है इस डिप्रेशन का, उसको दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल संतूर नवाज है आप, और जाहिर सी बात है आपकी धुन जो है ना लोगों को लोगों से कनेक्ट करती होगी, खुद से कनेक्ट करती होगी। अगर आपके पास इस वक्त संतूर मौजूद होता तो हम आप उस धुन को सुनने की, कोई एक धुन को सुनने की जरूर कोशिश करते। अगर ये गुंजाइश है तो जरूर। जी अभी तो नहीं है, अगर मुझे पता होता तो मैं साज साथ में रख लेता, लेकिन आगे डेफिनेटली हम कुछ ट्राई करेंगे कुछ इस तरीके का कि संगीत डायरेक्टली आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि धुन से लोग खुद ही गुनगुनाने लगते हैं, उनके पैर ही थिरकने लगते हैं। हमेशा हम जब म्यूजिक का या कोई नगमा सुन रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है म्यूजिक के बगैर किसी भी लिरिक्स को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आपने सही कहा, दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा नाता रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसी दुआ की, अगर टाइम है कुछ कहना चाह रहे हैं? जी माफी चाहूंगा, मैं कह रहा था अगर आप कहेंगे टाइम है हमारे पास तो सिर्फ एक लाइन इस दुआ की मैं गा के सुना देता हूं। बिल्कुल जरूर जरूर जरूर, शुरू की 2 लाइनें सुनाता हूं। जरूर जी जी। यही दुआ है, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। तेरा ही है सहारा पालनहारे, सुन लो आंसुओं की ये पुकारे। 2 लाइनों तक रखूंगा, बस ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि सब ठीक हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका आबिद रुस्तम सोपुरी साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, साथ ही साथ डॉक्टर रमेश साहब का मुफीद मशवरों से आवाम को नवाजने के लिए, थर्ड वेव के लिए माँ बाप को, वालिदैन को किस तरह से तैयार रहना है और किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करनी है और उन्हें किन किन चीज़ों से बचाना है बताने के लिए बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। आदाब।